हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव्या आईएएस। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए इम्पोर्टेंट है, हम उन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है लाइवलीहुड ऑफ मुंबई फिशर्स एट रिस्क एज मैनग्रोव्स आर कट। ठीक है, लगभग 400 जो मछुआरे हैं मुंबई के वर्सोवा इलाके में, उनकी रोज़ी रोटी है मछली पकड़ना, केकड़े पकड़ना। ठीक है, लेकिन अब यह वर्सोवा के भायंदर में तक बनने वाली जो 23 किलोमीटर की लंबी कोस्टल परियोजना है, कोस्टल रोड परियोजना, उसके तहत संकट में आ गए हैं। लगभग 45,675 मैनग्रोव पेड़ काटे जा रहे हैं। ठीक है, इससे मछुआरों को डर है कि उनका काम जो है वो छिन जाएगा। ठीक है, नगर निगम ने प्रभावित मछुआरों को 6 लाख तक मुआवजा देने की बात कही, लेकिन मछुआरों का कहना है कि उनसे पहले कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। ठीक है, और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि शहरी परियोजना की कमी को दिखाता है कि ऐसे प्रोजेक्ट में लोगों की राय को नज़रअंदाज किया जा सकता है, जबकि मुंबई में 2050 तक बाढ़ का खतरा जो है वो दिखाई देता है, बढ़ सकता है। यह प्रोजेक्ट जो है 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। इससे वारसोवा के भाईंदर का सफ़र 2 घंटे से घटकर 15 से 20 मिनट। क्या है ये? वारसोवा से भाईंदर तक का सफ़र है। 23 किलोमीटर की लंबी लाइन है जिसमें इतने मैनग्रोव पेड़ काटे जा रहे हैं, जिस वजह से वहाँ के जो मछुआरे हैं वो थोड़े नाराज़ हैं। सरकार ने 6 लाख तक का मुआवजा देने की बात करी है। ठीक है, अब देख लेते हैं मैनग्रोव्स क्या होते हैं। क्या होते हैं? समुद्र के किनारे होते हैं, के किनारे खारे पानी और कीचड़ वाले इलाके में, और कीचड़ वाले इलाके में उगते हैं। सामान्य पेड़ों से थोड़े अलग होते हैं। नमकीन पानी में भी आसानी से जो है जीवित रह जाते हैं। समुद्र और ज़मीन के बीच वाले क्षेत्र में उगते हैं। यहाँ समुद्र है और इधर ज़मीन है, तो ये इस एरिया में मैनग्रोव जो है उगते हैं। ये पौधे कीचड़ में भी मजबूत पकड़ बनाकर खड़े रहते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? मछलियों का घर, पहली बात तो मछलियाँ, केकड़े, झींगे यहीं पैदा होते हैं, यहीं बड़े होते हैं। ये तूफान और बाढ़ से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, उनकी ताकत को कम करते हैं, समुद्री लहरों की, पर्यावरण की रक्षा करते हैं। ठीक है, मिट्टी कटाव को रोकते हैं। तो इस वजह से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ कहाँ है भारत में प्रमुख रूप से मैनग्रोव? सुंदरबन, मुंबई का तटीय इलाका और गुजरात के कुछ इलाके में मैनग्रोव पाए जाते हैं। ठीक है, इस न्यूज़ में इतना ही था। चलिए अगली डिस्कस करते हैं। ये एक एडिटोरियल आया है, इंडिया मस्ट ड्रॉ ए रेड लाइन ऑन यूएस अनलेटरल सैंक्शंस, है ना। भारत को जो यूएस के द्वारा लगाए गए सैंक्शंस हैं, एक तरफा प्रतिबंध, क्या उनका पालन करना बंद कर देना चाहिए? इस पूरे एडिटोरियल में जो है हमसे यही कहा गया है। ठीक है, क्या भारत को जो यूएस प्रतिबंध लगाता है उसका पालन करना बंद कर देना चाहिए?
ठीक है, ये पूरा जो लेख है इसके ऊपर ही है। देख लेते हैं हम क्या क्या लिखा गया है इसमें। अभी क्या स्थिति है कि अमेरिका और इज़राइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो कभी वो हमसे कहता है कि रशिया से व्यापार नहीं करना है, वेनेजुएला से व्यापार नहीं करना है, और कभी छूट देता है। ठीक है, अभी स्थिति ये चल रही है कि हमारे यहाँ तेल महंगा हो गया, शिपिंग इंश्योरेंस का खर्च बढ़ गया, शिपिंग और इंश्योरेंस का, ठीक है, खर्च बढ़ गया, सप्लाई चेन बाधित हो गई। ठीक है, कुछ जो दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे इस युद्ध की वजह से, एक्सपोर्ट घट गया, महंगाई बढ़ रही है और रुपया जो है कमज़ोर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ हमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं उनके युद्ध की वजह से। अमेरिका के प्रतिबंध जो है वो कभी क्या कहते हैं कि दूसरे देशों पर दबाव डालता है कि ईरान, रूस और वेनेजुएला के साथ वो व्यापार नहीं करें। भारत ने कई बार इनका पालन भी किया। 2019 के बाद ईरान से जो है तेल खरीदना बंद कर दिया। ठीक, रूस से भी तेल कम खरीदना जो है 2025-26 में काफ़ी कम कर दिया, और वेनेजुएला से भी दूरी बना ली। ठीक है, अब समस्या क्या है कि बार बार अमेरिका जो है नियम बदलता रहता है, कभी प्रतिबंध लगाता है, कभी छूट देता है, कभी फिर से प्रतिबंध लगाता है। तो उससे हमारा नुकसान क्या हुआ? सस्ता तेल महंगा हो गया, हमारे लिए महंगा मिलने लगा, और अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ। ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा हमारी कमज़ोर हुई। चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट भी धीमे पड़ गए। ठीक है, व्यापार के नए रास्ते विकसित नहीं हुए। ठीक है, ये कुछ नुकसान हमारे हुए। 2018 में रूस से हमने क्या लिया था? S-400 मिसाइल्स ली थी। अमेरिका नाराज़ हुआ था, लेकिन हमने फिर भी ऐसा किया था। तो हमें हर बार झुकने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी अपना स्टैंड भी लेना चाहिए। अगर भारत विरोध करेगा तो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखेगा। ठीक है, हर बारी हमें उनके प्रतिबंधों को खुलकर मानने की आवश्यकता नहीं है। अब पेमेंट सिस्टम बनाए रखना है हमें, जैसे रुपये में व्यापार होना चाहिए। ब्रिक्स देशों के साथ जो है नया सिस्टम बनाना चाहिए। ऊर्जा के लिए सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी और आत्मनिर्भरता पर हमें ध्यान देना चाहिए। इतिहास की सीख लेनी चाहिए। अमेरिका ने भारत को गेहूं देना सीमित कर दिया था, PL 480 1966 में। तो भारत को मजबूर किया गया गेहूं। तब इंदिरा गांधी ने फैसला लिया कि अब आत्मनिर्भर बनना होगा, और तब हमारे यहाँ क्या आया? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, निष्कर्ष ये है कि अमेरिका के प्रतिबंध सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये भारत की विदेश नीति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए भारत को अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनानी चाहिए और इन प्रतिबंधों का है विरोध करना चाहिए। ठीक है, इस न्यूज़ में भी इतना ही था। चलिए अगली देख लेते हैं। हाल ही में क्या हुआ? पैनल फॉर्म्ड बाय लोकसभा स्पीकर रिव्यू डिसक्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, ये हमारे पॉलिटी का एक टॉपिक है। छोटी सी न्यूज़ है, लेकिन हम देख लेते हैं। जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनके द्वारा बनाई गई एक समिति ने जो दल बदल कानून होता है उसकी समीक्षा की। ठीक है, के तहत विधायकों की अयोग्यता से जुड़े नियमों की समीक्षा की।
विधायकों की अयोग्यता की समीक्षा की यह बैठक जो है वो पुरी में हुई। अलग अलग राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और विशेषज्ञ शामिल थे इसमें। इस समिति के मुख्य अध्यक्ष राहुल नार्वकर थे। 4 सदस्यों की समिति थी। 2020 में बनाया गया था। इसका काम ये देखना था कि जो 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर को क्या क्या अधिकार मिलते हैं और उनका सही इस्तेमाल कैसे होगा। ठीक है, बैठक में कुछ हुआ, समान गाइडलाइंस बनाने की बात तय की गई है ना, ये सब हुआ, वो सब ठीक है। लेकिन हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, दल बदल कानून वह है जो नेताओं को अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने से रोकता है। अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने से रोकता है। यह है एंटी डिफेक्शन लॉ। यह कानून भारत के संविधान की 10th शेड्यूल में है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में है, 10th शेड्यूल में है। इसे 1985 में लागू किया गया था। क्यों बना गया था कि पहले कई नेता चुनाव जीतने के बाद बार बार पार्टी बदलते रहते थे, जिससे सरकारें गिर जाती थी। तो इस समस्या को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया। कब लागू होता है, जब कोई सांसद या विधायक को अयोग्य कर सकता है एलएस का स्पीकर। कब, जब वह अपनी पार्टी छोड़ दें, अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करें और बिना अनुमति किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करें। ठीक है, तब ये चीज़ें जो हैं लागू होती हैं विधायक और सांसद के ऊपर। कौन फैसला करता है, जो अंतिम फैसला है वो लोकसभा या विधानसभा के स्पीकर करते हैं। ठीक है, कोई अपवाद है? हाँ है। पार्टी के 2/3 सदस्य मिलकर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, मान ले कि कोई एमएलए पार्टी ए से जीता है लेकिन बाद में बी में चला जाता है तो उसकी सीट जो है वो जा सकती है। यही है दल बदल कानून। ठीक है, धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही।